हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सोशल साइंस की बुक के पार्ट 3 पर लेके आए हैं। तो इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। चलो चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक तो घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। सुना होगा आपने, जब छोटी क्लास में होंगे तो घूर्णन गति किसे कहते हैं, परिक्रमण गति किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण गति कहते हैं और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। ठीक है, कुछ करके देख लेते हैं, चलते हैं। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले लेते हैं। तो सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती ले लेते हैं। गेंद पर शहर एक्स को दर्शाते हैं। एक एक्स शहर मान लीजिए, कोई भी एग्जैक्टली कुछ भी नाम ले सकते हैं आप। इसमें एक्स शहर का नाम है, को दिखाने के लिए निशान लगाते हैं। ठीक है, अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो। ठीक है, इस प्रकार से रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो और गेंद को जब बाएं से दाएं घुमाएंगे, जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। भाई एक्स को हमको शुरू में रखना है अंधेरे में। ठीक है, अब अंधेरे से हम गेंद को थोड़ा घुमाते हैं बाएं से दाएं, तो जैसे जैसे एक्स इधर को आता जाएगा मोमबत्ती की तरफ, तो वहाँ क्या होता जाएगा, सूर्योदय होता जाएगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं, बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, बिल्कुल सही है, तो सूर्यास्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सत्य बात है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कि कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, बिल्कुल सत्य बात है। पृथ्वी गोल है तो इसमें क्या है, सूर्य एक साइड होता है, तो सूर्य भाई एक एक टाइम में पृथ्वी के आधे हिस्से पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। जैसे चित्र 3.2 आपने देखा था, ये देखो, ये देखो, ठीक है। आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में से दिन होता है और जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। भाई कहने का मतलब जो पृथ्वी है, ग्लोब जो है, उसमें व्रत वो व्रत जो कि दिन और रात में डिवाइड करता है, दिन और रात में विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। कौन सा व्रत कहते हैं, उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता। किसके साथ नहीं मिलता, अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, बिल्कुल सत्य बात है। पृथ्वी अपने अक्ष पर अपना चक्कर पूर्ण करने के लिए, कहने मतलब परिक्रमण गति पूरी करने के लिए 24 घंटे का टाइम लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन का जो समय काल होता है उसको पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति। अब आ जाए कि पृथ्वी की दैनिक गति किसे कहते हैं, आ जाएगी पृथ्वी की दैनिक गति किसे कहते हैं। तो घूर्णन के समय पृथ्वी दिन, घूर्णन के समय जो पृथ्वी जो दिन होता है भाई, जो पृथ्वी घूर्णन करती है उस टाइम पे दिन होता है, तो उसको पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो चित्र 3.1 देखने के लिए बार बार बोल रहे थे ना, 3.2 के लिए बोल रहे थे। 3.1 ये रहा, 3.2 ये रहा, ठीक है। ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तक कक्षीय समतल। देखो, जैसे हमारी जो विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश, देखो ये यहाँ से ये जा रही है ना, ये इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। पहले हम इसका अध्ययन करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे विषुवत रेखा ऐसे निकालते थे। लेकिन देखो अब जो सत्य बात है ना वो ऐसी है, पृथ्वी ऐसी है, तो विषुवत रेखा इसको ऐसे जाती है,
ठीक है। और विषुवत रेखा के जो उत्तर में जो रेखा है वो कौन सी हुई, कर्क रेखा, और जो दक्षिण में वो कौन सी होती है, मकर रेखा। तो देखो मकर रेखा, ये देखिए आप, ये मकर रेखा देखिए, मकर रेखा जो पृथ्वी का कक्ष समतल है उससे नीचे वाली होती है, और पृथ्वी का जो पूर्वी दिशा से जो ऊपर की ओर जाता है वो कर्क रेखा हो गई, और विषुवत रेखा मध्य से बिल्कुल विभाजित होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? बिल्कुल सही है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो दिन रात नहीं होंगे, सेम होगा। सूर्य की तरफ वाले, देखो सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ये कह रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अरे अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो जिस दिशा में सूरज है वहां पर तो गर्मी बढ़ती जाएगी, गर्मी पड़ती जाएगी, और जिस दिशा में सूरज नहीं है वहां पर ठंड पड़ती जाएगी, ठंड पड़ती जाएगी। तो ऐसी अवस्था में जीवन का होना असंभव है। अब सुनो, क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया। अब इसमें एक क्वेश्चन बन गया कि भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे प्राचीन? तो आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जी ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने कक्ष पर घूर्णन करती है, मतलब अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी की दूरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी की दूसरी गति जो कि सूर्य के चारों ओर होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन में का मानते हैं, तब सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। ठीक है, ये देखो छोड़ सुनो जी, इधर को उत्तरी गोलार्ध हो गया, शीत ऋतु, इधर को ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, है ना। ऊपर हो गया उत्तरी ध्रुव, नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। बिल्कुल सही है कि सामान्यतः 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। तो 4 साल बाद में लीप वर्ष आ जाएगी, अर्थात 6 घंटे प्लस 6 × 4 जोड़ करके 6 चौको 24, मतलब 24 घंटे, मतलब एक दिन। तो 366 दिन हुए कि नहीं हुए। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बिल्कुल सत्य बात है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरी कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। बिल्कुल सत्य। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी और वसंत शरद ऋतुओं में बांटा गया है। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी और वसंत ऋतु में बांटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन कारण ही होता है। कुछ करके देख लेते हैं, कुछ टेस्ट दे रखे हैं। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं और आगे। थोड़ा, हाँ, 22 दिसंबर को, और इधर को ये जो प्रैक्टिकल है इसको करके देखना ही पड़ेगा। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, मतलब कि जो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून होता है, गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, और क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तब उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन होता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है,
उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का माहौल होता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो इसके विपरीत दिशा में आप देखो कि 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखते हैं, आओ कुछ करके सीखते हैं। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाए तक छड़ी से लगा हुआ एक डंडा ले, दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाए, वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से की किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाए। आप झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चले। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तब पृथ्वी अक्ष की निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब सुनो, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में किसमिस का पर्व मनाया जाता है? बिल्कुल सही है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि विषुव किसे कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, क्या 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। और इस अवस्था में पूरी पृथ्वी पर सामान्य होता है, कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में सामान्य दिन और सामान्य रात होती है। तो इसी पूरी पृथ्वी पर पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं, तो इसे ही विषुव कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसी डेट हैं जो कि सूर्य की किरणें जो हैं विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसलिए इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और इसे ही विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को क्या बताया उसने, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। इसी प्रकार से 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु। इसी प्रकार से अब ये क्वेश्चन आ गए आपके सामने, ये सारे क्वेश्चन हैं जैसे पढ़ चुके अपन। तो इतना कुछ बताने के लिए थैंक यू। और एनसीईआरटी की बुक आप बार बार हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, तो इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर।